रिकॉर्डिंग नाउ, तो मैं नोट डाल देता हूँ यहाँ पे, नोट if two curve with different degrees, डिग्री, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, डिग्रीज पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, है ना। तो पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल में तो डिफरेंट डिग्रीज से पता पड़ जाएगा। बाकी और भी तो हैं जिन बिना डिग्री वाले ऐसे कई होते हैं जिनके रेट ऑफ ग्रोथ अलग होती है, तो उसके लिए लिख देते हैं और डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ intersect each other, then generally sharpage appear। ठीक है ना। मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब कि जनरली अगर दो अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ या अलग अलग डिग्री के कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे शार्पेज आता है ना। आता ही है जनरली, क्या वैसे आता ही है। कभी भी अगर दो अलग अलग डिग्री के कर्व हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर अलग अलग रेट ऑफ ग्रोथ के जो कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहां पे शार्पेज आता ही है ना। जनरली भी नहीं, शार्पेज आता ही है वैसे। शार्पेज appears but when same degree or same rate of growth, या फिर सेम रेट ऑफ ग्रोथ है ग्रोथ रेट, सेम ग्रोथ रेट फंक्शन intersect, then sharpage may or may not appear। देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, तो डिग्री और दूसरा रेट ऑफ ग्रोथ वाली। जैसे अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स, ये है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, इसकी डिग्री 2 है। और अगर जी ऑफ एक्स की बात करूं तो ये है मेरे पास 5x² प्लस 7x प्लस 9। अब डिग्री तो दोनों की आपकी जो देखें, डिग्री जो है दोनों की 2 और 2 है, मगर रेट ऑफ ग्रोथ इसकी ज़्यादा है। क्यों? 5 से मल्टीपल है इसका, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट इसका 5 से मल्टीपल है। तो मैंने दो चीज़ें बोली हैं, एक तो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो जो है अलग अलग होनी चाहिए, दूसरा या फिर डिग्री। और अगर दोनों हो जाए तो फिर सिंपल ही है, तो दोनों में तो होगा ही सही। यहाँ पर तो डिग्री सेम है मगर रेट ऑफ ग्रोथ इसकी ज़्यादा है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पर शार्पेज जो है आ जाए, कहीं कहीं पर आ सकता है ना। तो अगर कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपके पास डिग्री सेम है, अगर किसी फर्क की डिग्री या रेट ऑफ ग्रोथ सेम है, तो वहां पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट जब उनका हो जाता है तो आपको बिना चेक किए ये नहीं डिक्लेयर करना है कि यहाँ पे शार्पेज आ ही रहा होगा। आपको उस केस में प्रॉपर चेक करना पड़ेगा आपको, कि ना, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसी पॉइंट पर उनकी रेट ऑफ ग्रोथ सेम हो रही हो, शार्पेज क्रिएट ही ना होता हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ठीक है। यस, कुछ बच्चे वेटिंग रूम में। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। सो जी एक्स हैज हाई ग्रोथ रेट जी एक्स की आई ग्रोथ रेट, बट डिग्री इज सेम फॉर बोथ। दोनों की डिग्री सेम है मगर इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है ये। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट एग्जांपल सेज। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है उसको देखते हैं। हाँ भैया, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जांपल है आपका, लेट एफ ऑफ एक्स बी डिफरेंशिएबल
at x equal to a and f of x, f of a, I'm sorry, f of a not equal to 0, then evaluate limit x tending to infinity f of a plus 1 upon x upon f of a x. सॉल्यूशन क्या करें, क्या करें, कैसे करें इस क्वेश्चन को? ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, बताइए। अगर एक्स आपका इन्फिनिटी पे ट्रेंड कर रहा है तो कौन सी कोई फॉर्म बन रही है ये? 1 रेज टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले तो उसने ये बात, जो उसने जितना बोला उतना करते हैं। बोल रहा है फंक्शन एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इक्वल टू, इसको एफ डैश ए आप लिख सकते हो, ये उसने बात बोली। दूसरी जो तुमने बात बोली कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ ए प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन एफ ऑफ ए, ये जो इसकी फॉर्म बन रही है ये 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी बन रही है। तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, कैसे सॉल्व करते हैं? एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी न्यूमरेटर इनटू -1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पावर एक्स एज इट इज आ जाएगी इनटू बेस -1, बेस माइनस। तो दैट इज एफ ऑफ ए प्लस 1 अपॉन एक्स अपॉन एफ ऑफ ए -1। यही तो मतलब हुआ इस चीज का। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। ये है आपका एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जिसको होल्ड करता है उसका मतलब है पावर में जाने वाली है वो चीज। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये है एक्स एफ ऑफ ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ ए। ये अब क्या करें, कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे, कुछ दिख रहा है क्या? क्यों दीदी, कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिखेगा, अब दिखेगा थोड़ी देर बाद। देखो मैं इसकी लिमिटिंग वेरिएबल चेंज करता हूं, तो x कहां पे जाता है, इन्फिनिटी पे, है ना। तो मैं करता हूं लेट x इक्वल टू 1 अपॉन टी कर देता हूं, है ना। एंड अब t कहां पे जाएगा, t कहां पे जाएगा आपका, 0 पे जाएगा, 0 पे जाएगा। दीदी t 0 पे ही जाएगा क्या, t 0 पे ही जाएगा क्या? हाँ 0 पे जाएगा। कोई और बच्चे भी है, क्या नाम है, जितने भी बच्चे बैठे हैं सब ने तकरीबन सेरिबल कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी तो पढ़ा ही हुआ है सबने तकरीबन। स्वाति भी पूछते हैं क्या 0 पे ही जाएगा क्या, टी 0 पे ही जाएगा क्या? हाँ सर, बोलो। हाँ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी मतलब 0 प्लस पे जाएगा, 0 माइनस पे जाएगा तो क्या नेगेटिव इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा क्या एक्स? हाँ और ये बात मैंने बताई हुई है। तो मैं x की जगह 1 अपॉन टी रख रहा हूँ जहां जहां पर है। तो एक्सपोनेंशियल, अब देखना ध्यान से देखना, लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस, ये ऐसी गलती मत किया करो, ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ऐसा पेपर में। एक्स की जगह 1 अपॉन टी रख रहा हूँ मैं हर जगह। तो ये एफ ऑफ है, ये तो बेचारा कांस्टेंट है, इसको तो कुछ लेना देना नहीं है लिमिट से, इसको बाहर निकालो सबसे पहले तो ये एफ ऑफ है बाहर रख गया। मतलब एक्सपोनेंशियल से बाहर मत कर देना, है ना, लिमिटिंग अप्रोच से बाहर कर दी। तो दैट इज लिमिट टी टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस टी, लाइक 0 प्लस ए प्लस टी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन टी। अब कुछ दिख रहा है क्या, ये 1 अपॉन एफ ऑफ है ना, 1 अपॉन एफ। अब कुछ दिख रहा है दीदी, कुछ दिख रहा है अब? हाँ क्या, क्या है, क्या है वो?
यो वो डेरिवेटिव ही है ना, क्या है, कौन सा डेरिवेटिव है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय शाबाश, 1/f एच। ऑफ ए। ये आपका क्या है? ये आपका आर एच डी है। एफ ऑफ एच की जगह जस्ट टी लिखा हुआ है वहां पे, एफ ऑफ ए अपॉन एच, और लिमिट एच ट्रेंडिंग टू जीरो, जीरो प्लस पे वो जीरो, जब इसको एच ट्रेंडिंग टू जीरो करते हैं ना तो वो जीरो प्लस पे ही जाता है वो, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं ना तब भी हम इधर माइनस साइन ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं जीरो पे ही जा रहा है। तो जीरो प्लस और जीरो माइनस हो तो एच तो हमेशा आपका जीरो पॉजिटिव से ही जाता है वो, है ना। जब हम ये एफ ऑफ वन माइनस एच भी लेते हैं ना तो हम बोलते हैं कि वन के नेगेटिव साइड से जा रहे हैं, आर एच लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो माइनस एच नहीं लेते। माइनस एच लेंगे तो फिर यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा। हम लिमिट जो होते हैं वो एच की ही लेते हैं हमेशा, तो एच तो हमेशा जीरो प्लस पे ही जाता है, वो कभी भी जीरो माइनस से नहीं जाता है। समझ में आई बात? ये आपका एफ डैश ए है, और ये यही लिखा हुआ है, बस आप कंपेयर करके देख लो, ए की जगह एच की जगह टी लिखा है, तो एच की जगह तो कुछ भी रखो आप। ये तो एच थोड़ा जनरलाइज हो गया है, वरना जरूरी थोड़ी ना है कि वो जो जीरो के जस्ट बगल वाला वो जो आपका पार्टिकल है छोटा सा, उसको एच ही बोलो आप, उसको कुछ भी बोलो, मैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी बोल सकता हूँ उसको। तो ये आपका एफ डैश ए प्लस लिखा हुआ है, एफ डैश ए प्लस। अब उसने जो पिछली बात बोली है, देखो फंक्शन आपका एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, तो एफ डैश ए प्लस आपका क्या होना चाहिए? एफ डैश ए होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू रखी जा सकती है यहाँ पे, और जैसे ये वैल्यू रखेंगे, ये कितना हो गया आपके पास में? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ऑफ एफ डैश ए अपॉन एफ ऑफ ए, है ना। तो आपका जो आंसर है क्या है? ये तो मैंने फॉर्मूला जस्ट बताया है आपको, इसको तो हटाओ। आपका आंसर कितना हो गया? ई रेस टू द पावर एफ डैश ए अपॉन एफ ऑफ ए। यस, द क्वेश्चन इज ओवर नाउ। अच्छा क्वेश्चन था। लेट्स से what the let's check what the next question says। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये मैंने कई बार कई मतलब अच्छे अच्छे एग्जाम में आते हुए देखा है इस तरह का क्वेश्चन। एक्स रेस टू द पावर एम साइन, सारे क्वेश्चन एक से एक हैं ये, 1/x और ये जीरो, दो डेफिनेशन पिक करी जा रही हैं। ये कब है? जब x आपका जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी है यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप। जीरो पर क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि जीरो बाई ये आपके पास में जीरो डॉट साइन इन्फिनिटी कुछ फॉर्म बन जाएगी, है ना वैसे। और ये है जब x आपका जीरो है। दीदी आप मुझे बताओ क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? ये फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है क्या दीदी? x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या? और उसने पूछा है फाइंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल और नॉट, बस इतनी बात ही पूछी है। यस, आर यू देयर? आर यू देयर? हेलो? अरे दीदी मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात सुन हाँ रही हो? अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर उसने ये बोला कि बताओ फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसने पॉइंट मेंशन नहीं किया। तो मैं मेरे दिमाग में चलो एक्स इक्वल टू जीरो नहीं आया। अब अगर मैं एक्स इक्वल टू जीरो के अलावा कुछ भी रखता हूँ, बात सुनना ध्यान से, एक्स इक्वल टू जीरो के अलावा मैं कुछ भी रखता हूँ, तो ये वन अपॉन समथिंग कुछ भी फाइनाइट नंबर होगा। तो वन अपॉन समथिंग साइन एक्स या साइन थीटा, थीटा आपका कुछ भी हो, ये तो -1 से लेकर के 1 के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा। तो ये आपका हमेशा डिफाइंड है। एक्स अगर जीरो नहीं है तो उसके अलावा हर जगह डिफाइंड है ये, है ना। जीरो पर ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बाकी जीरो और जीरो प्लस और जीरो माइनस पर नॉट डिफाइंड है। मगर उसके अलावा आप कुछ भी रखते हैं तो ये आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। ये तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। तो जब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एक्स इक्वल टू जीरो के अलावा ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। अब बात करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो पर। अब मेरे पास मुझे इतना पता पड़ गया कि यार केवल डिफरेंशिएबिलिटी जो या डिसकंटिन्यूटी अगर ब्रेक हो सकती है तो वो केवल जीरो पे हो सकती है। तो आप मुझे बताइए क्या फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है क्या? क्योंकि अगर देखने से ये बात पता पड़ गई कि फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस है, तो फिर डिफरेंशिएबल देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो तो अगर डिसकंटिन्यूअस हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल ऐसे ही हो जाएगा। तो आप बताइए क्या ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है क्या? रिप्लाई कीजिए, क्या एक्स इक्वल टू जीरो पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या? बताइए।
बताइए। अमृता, हाँ क्या x इक्वल टू 0 पे फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है? जवाब दो, जो जवाब है आपका वो दो। अगर m आपका कोई पॉजिटिव नंबर है तो चलो, m पॉजिटिव है, अब है क्या? बोलो। होगा ना। अरे बोलो, फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? अगर m पॉजिटिव है तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस होगा? डिसकंटिन्यूस ही होगा ना। अच्छा, क्यों होगा? क्यों होगा? m पॉजिटिव है, f डैश 0 प्लस, m पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है अब आपका, तो f डैश अगर मैं 0 प्लस रखूंगा तो 0 प्लस की पावर m साइन 1/0 प्लस। यहां से आपके पास कोई ना कोई इनफाइनाइट, मतलब कोई भी एक नंबर आएगा जो कि इनफाइनाइट है, मतलब फाइनाइट नहीं है वो नंबर आपका, 0 से 1 के बीच में कोई भी फ्लक्चुएटिंग नंबर आएगा। तो ये तो पर 0 हो रहा है ना, तो 0 की पावर समथिंग पॉजिटिव इज 0, 0 डॉट समथिंग कुछ भी हो, अभी 0 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 0 माइनस पे चेक करूंगा तो 0 माइनस समथिंग रेस टू द 0 माइनस, बहुत छोटा सा नंबर, उसकी पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर, और ये कोई भी इनफाइनाइट नंबर, कुछ भी इनफाइनाइट, मतलब 1 से लेके -1 के बीच में, नॉट वो बड़ा वाला नहीं, कोई भी ये नॉट अ फाइनाइट नंबर, इसमें मल्टीपल होगा तो फिर से 0 इंटू के फिर से 0 हो गया, तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं हुआ ये? क्यों? हाँ प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम होती कि अगर m नेगेटिव हो जाता तब फिर प्रॉब्लम होती। क्यों प्रॉब्लम होती? कि अगर m नेगेटिव हो जाता तो देखो क्या होता कि अगर m नेगेटिव होता तो मैं 0 प्लस पे चेक कर रहा हूँ, तो 0 प्लस रेस टू द पावर कुछ भी नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे मैं -3 ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास 1/0 प्लस और फिर इसका 3, तो ये मेरे पास इनफाइनाइट हो जाता। फिर 1/में 0 प्लस बहुत छोटा नंबर, उसका क्यूब और छोटा नंबर, और 1/ में बहुत छोटा नंबर ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। तब फिर ये अब हम बोल देते कि भाई ये अब 0 प्लस पे तो ये तो इन्फिनिटी जा रहा है, और यहाँ पर तो अप्रोचिंग ये डॉट वैल्यू 0 पर तो 0 है, तब फिर ये आपका जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता। समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई? हाँ। नहीं था, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू, वो मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया था ताकि आप लोगों से पूछ सकूं इसके बारे में, और नहीं आया आपको आंसर इसका सॉल्यूशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ, अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल नहीं है मगर कंटिन्यूअस है आपका x इक्वल टू 0 पे, तो आपको वो बोल रहा है कि फंक्शन जो है उसकी एक्स m की जो है वो जो वैल्यू है वो बता दीजिए। तो चलिए करते हैं, पहले तो कंटिन्यूटी कर देते हैं इसकी। ये बोल रहा है कंटिन्यूअस है, तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिख देते हैं कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब तो क्या है कि फिर f ऑफ 0 प्लस इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस इक्वल टू f ऑफ 0 होना चाहिए, तभी तो होगा ये कंटिन्यूअस, अदरवाइज तो फिर कंटिन्यूअस पॉसिबल ही नहीं है। तो या फिर इसकी लिमिटिंग वैल्यू, या तो 0 प्लस और 0 माइनस लेने की जरूरत नहीं, लिमिटिंग वैल्यू सीधे एक साथ ले लेंगे तो भी, या फिर दूसरे शब्दों में अगर f इसकी लिमिट h टेंडिंग टू 0 या फिर x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ 0 या इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर यही मतलब इस बात का। तो पहले तो ये कर देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेस टू द पावर m साइन 1/x, है ना, यही है, इसको इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब 0 प्लस और 0 माइनस दोनों अलग अलग चेक कर लेते हैं, तो f ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस पे देखेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस रख के देख रहा हूं तो 0 प्लस h रखूंगा तो यहाँ पे तो h ही आएगा, h रेस टू द पावर m साइन 1/h, भाई ये 0 होना चाहिए। तो 0 होना चाहिए तो क्या, ये तो आपके पास में कोई भी एक फ्लक्चुएटिंग नंबर आएगा k, ये तो फ्लक्चुएटिंग नंबर है, तो लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये h रेस टू द पावर m, और ये भी कोई भी k है फ्लक्चुएटिंग नंबर,
इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर एवरी के जो है वो किस में होता है -1 से लेके 1 के बीच में। अब देखिए अगर यहां पर ये चीज खत्म हो गई, बात सुनना ध्यान से, अगर ये चीज खत्म हो गई और केवल के आ गया तो फिर तो ये जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग नंबर आ गया। फ्लक्चुएटिंग नंबर आ गया तो ये तो डिग्री जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपके पास कोई फाइनाइट नंबर नहीं आई ना। जब कोई फाइनाइट नंबर नहीं आई तो फिर डिग्री जो है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसका मतलब इस चीज को जीरो करना पड़ेगा अब आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या इसमें कि अगर मेरा जो m है वो नेगेटिव हो गया, तो मैंने अभी अभी बताया आपको, अगर m नेगेटिव हो गया तो ये समथिंग बहुत छोटा नंबर, लाइक अगर मैं इसको 0 प्लस भी लेता हूँ तो 0 प्लस और उसके पावर में कोई नेगेटिव नंबर, कुछ भी नेगेटिव ले लो, जैसे मैं कोई भी नेगेटिव, रैशनल इरेशनल कुछ भी नेगेटिव नंबर ले सकते हैं आप। जैसे मैं -1 ले रहा हूँ, जैसे -2 लेता हूँ, चलो तो ये 1/0 प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 1 के अपॉन में बहुत छोटा नंबर हो गया, तो फिर तो ये तो इन्फिनिटी चला जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, इसको जीरो होना पड़ेगा, और अगर ये जीरो है तो फिर m आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। m जो है आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए एक ही तरीका है, जब m आपका पॉजिटिव हो जाए। ये कंडीशन निकल के आ गई मेरे पास में। क्लियर है आपको? क्लियर है? हाँ हाँ। अच्छा जी, एक बात बताओ, क्या m आपका 0 हो सकता है क्या? ये बताओ, m 0 हो सकता है क्या? m 0 हो सकता है क्या? बोलो, क्या m 0 हो सकता है क्या? नहीं, क्यों? फिर समथिंग रेस टू 0 तो 1 हो जाएगा, फिर 1 हो k into जाएगा। 1 फिर k शाबाश हो शाबाश, जाएगा। गुड गुड गुड। m 0 नहीं हो सकता क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं, यहाँ पर ये लगा देते हैं 0। 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 ट्रेंडिंग रेस टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। 0 रेस टू द पावर 0 ये आपका अनडिफाइंड होता है, मगर 0 ट्रेंडिंग रेस टू द पावर 0 ये तो 1 होता है, तो डिफाइंड है। ये तो आपका 1 ही होगा, मतलब 1 पे ट्रेंडिंग होगा, मगर हाँ अप्रोचिंग वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर यहाँ 1 आ गया तो फिर ये क्या आ गया, तो फिर के इक्वल टू नॉट 0, फिर से आपकी लिमिट जो है वो जो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कंफर्म बात है कि m जो होगा आपका पॉजिटिव होगा, 0 नहीं हो सकता। गुड। अब बात करते हैं डिफरेंशियबिलिटी की। वो बोलता है डिफरेंशियबल नहीं है। शेयरबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो क्या हमको चेक करना है कि f डैश 0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 0 माइनस होना चाहिए। यही तो मतलब है इस चीज का। वो बोल रहा है ना कि डिस्कंटिन्यूटी डिफरेंशियबल नहीं है, तो उसका मतलब तो फिर ये होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो गए और फाइनाइट नंबर आ गया तो जो होगा वही f डैश पे 0 पे डिफाइन जो है वो असाइन हो जाएगा। तो डिफरेंशियबिलिटी हमेशा यहाँ से फेल होती है, यहाँ से फेल नहीं होती है, यहाँ से फेल होती है डिफरेंशियबिलिटी। ये और ये दोनों अगर इनफाइनाइट आ गए या फाइनाइट आ रहे हैं और इक्वल नहीं आ रहे हैं तो चीज है। ये जो दोनों अगर सेम आ गए, फाइनाइट नंबर आ गए, तो फिर वही नंबर यहाँ साइन हो जाता है एफ डैश 0 में, ठीक ना। तो देखते हैं, चलिए करते हैं, चले एफ डैश 0 प्लस, एफ डैश 0 प्लस लेंगे तो लिमिट h टेनिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, या फिर एफ एच भी बोल सकते थे, एफ ऑफ 0 अपॉन एच। एफ ऑफ 0 तो इसमें तो डॉट 0 1 दिया है, एफ ऑफ 0 तो देखो 0 दिया हुआ है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच मेरे पास कितना हो जाएगा, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से आएगा वो तो ये h रेस टू द पावर m साइन 1 अपॉन h और ये अपॉन h कितना हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h रेस टू द पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h। क्या करें अब, ये जो लिमिट है, अब ये लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट आनी चाहिए। अब इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देखो मेरी बात सुनो, अब इसकी लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट आनी चाहिए। दीदी, ओ दीदी, हाँ मेरी बात सुनना आप ध्यान से। फंक्शन कंटिन्यूअस है ये 0 पे, तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो ये इस तरीके की चीज आ रही होगी। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया आपका 0 पे। अब आप बताइए कि अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है तो कौन कौन से रीजन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उसके लिए, कौन कौन से जो है वो रीजन जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बताओ। वर्टिकल टेंजेंट। केवल वर्टिकल टेंजेंट?
हाँ, शार्पेज भी हो सकता है। शार्पेज हो सकता है। आपको लगता है कि ये यहाँ से भी आपके पास ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये शार्पेज देगा आपको? शार्पेज कैसे आएगा? नहीं शार्पेज तो नहीं तब होता है देगा। जब एकदम से फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज कर ले। डेफिनेशन तो कांस्टेंट है ना बेटा, डेफिनेशन तो कांस्टेंट है। हाँ इसका मतलब इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट आनी चाहिए। यही तो मतलब है, यही तो मतलब हुआ ना, क्योंकि इसमें एक ही केस बनता है वर्टिकल टेंजेंट वाला। आई बात समझ में? और अगर वर्टिकल टेंजेंट वाला केस बनाना है आपको, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आपको कितनी करनी पड़ेगी बताओ? इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी? इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितनी करनी पड़ेगी? टेंडिंग टू इनफाइनाइट। ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ट्रेंडिंग टू इन्फिनिटी देखो दो तरीके, या तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है चलिए चलिए अगला देख, यहीं पे ही है इसमें लिमिट। पेज खत्म हो गया वहां पे, उसको मैंने सेव नहीं किया, सेव हो गया। चलो बेटा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h रेस टू द पावर m-1 साइन 1/h। अब देखो यहां पर शार्प पेज भी वैसे आ सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, यहां पर ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो अब दो तरीके हैं इसके डिफरेंशियबिलिटी ना एग्जिस्ट करने के। क्या? एक तो आर एच डी और एल एच डी कॉन्स्टेंट तो आ जाए, मगर मतलब कुछ भी ऐसा आ जाए जो फाइनाइट भी हो, फाइनाइट आ जाए बट इक्वल ना हो। और दूसरा ये भी इधर से भी इनफाइनाइट आ जाए और ये इधर से भी इनफाइनाइट आ जाए। ये दो तरीके हैं। तो देखना, आप ध्यान से देखना, इनफाइनाइट वाला केस कंसीडर करता हूं मैं। अगर मैंने इनफाइनाइट कर दिया इसको, तो m-1 ये शुड भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर m-1 नेगेटिव हो गया तो उसका मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास h है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो फिर इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव वो इनफाइनाइट चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा ना। फिर अगर m-1 मेरा नेगेटिव हो गया तो इसका ये आर एच डी है ये इनफाइनाइट चला जाएगा। हेलो, हाँ नहीं आई बात समझ में? समझ सर। भाई अगर m-1 को मैंने नेगेटिव कर दिया तो ये जो नंबर होगा मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो जैसे मैं लिमिट लगाऊंगा तो समथिंग नंबर, मतलब कोई नंबर जो -1 से 1 के बीच में है ना, -1 के 1 के बीच का कोई भी नंबर और डिनोमिनेटर में बहुत छोटा नंबर, तो ये तो आपका तकरीबन इनफाइनाइट चला जाएगा। दूसरा, अगर m मैंने 1 ले लिया, 1 ले लिया, तो दीदी देखना, अगर मैं m1 ले लेता हूं तो यही मेरे पास कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0 ट्रेंडिंग रेस टू द पावर डॉट 0, ये हो जाएगा 1 और ये साइन 1/h, ये मेरे पास k होगा। तो ये भी तो मेरे पास जो है एक मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब फाइनाइट नंबर नहीं है, इसको इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, बट के ये मेरे पास है नॉट अ फाइनाइट नंबर आ रहा है ना। तो अगर के भी आता है तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नहीं है बात समझ में? नहीं, m आपका नेगेटिव, m-1 अगर नेगेटिव है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर अगर मैं m को 1 भी रख के देखता हूं, तो अगर मैं m को 1 भी रख देता हूं तो यहां से मेरे पास साइन 1/h, ये फ्लक्चुएटिंग आ गया ना। वो फ्लक्चुएटिंग आती, इसकी तो जो है लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। करके देख लो, f डैश 0 माइनस, f हाँ डैश 0 माइनस जब करोगे तो f डैश 0 माइनस पे आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा जस्ट। भाई f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h अपॉन h, यही तो आएगा। और इसको जब करोगे तो कितना आएगा, f0 तो 0, ये तो माइनस, तो ये होएगा माइनस h की पावर m-1 साइन -1 अपॉन h, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन h रह जाएगा, है ना। और ये नीचे वाला h था उसको तो बैलेंस कर ही दिया -1 से, तो ये रह जाएगा आपके पास में। तो या इधर से देख लो, इधर से देख लो, अगर मैंने m मेरा नेगेटिव हो गया तो समथिंग नेगेटिव अपॉन बहुत छोटा सा नंबर, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जैसे यहां अगर इनफाइनाइट आ रहा है, यहां अगर इनफाइनाइट आ रहा है तो यहाँ नेगेटिव इनफाइनाइट आ जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट आ जाएगा, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। मगर अगर मैं m को 1 भी दे देता हूं तो यहां से m अगर 1 हो जाता है तो यहां से मेरे पास फ्लक्चुएटिंग डिग्री की, फ्लक्चुएटिंग नंबर कितना आएगा, k, यहां से आएगा माइनस के भी नहीं, ये तो प्लस ही हो जाएगा, दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे। यहाँ से भी मेरे पास के आएगा और यहाँ से भी के आ जाएगा। और के आ रहा है, ये मेरे पास फाइनाइट नंबर नहीं है, तो एलएचडी भी फाइनाइट नहीं हुई और आरएचडी भी फाइनाइट नहीं हुई, तो m=1 भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? अमृता, हाँ सही सही बताइए, इस क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, सच बताइए, बात क्लियर है?
बात क्लियर है ये? हाँ सर। ठीक है ना? क्यों? ये हमने लिमिट में भी देख चुके हैं कि साइन 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि k जो होता था वो फाइनाइट नंबर नहीं है हमारा, फाइनाइट नंबर होना चाहिए। और cos की भी नहीं करती थी, है ना? यहां से तो चलो एक तरफ से k आता था तो दूसरी तरफ से माइनस k आता था, मगर यहाँ तो दोनों तरफ से k आता था। फिर इसकी क्यों नहीं करती थी? क्योंकि k लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और ये फाइनाइट नंबर नहीं है। आप k को -1 से 1 के बीच में उंगली रख के नहीं बता सकते कि यहाँ पर k कहीं भी हो सकता है, ये फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है। तो वही चीज यहाँ पर है कि यहाँ से भी k आ जाएगा और यहाँ से भी k आ जाएगा, तब भी आपकी जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब m मेरा यहाँ से क्या क्या हो सकता है वो मैंने बता दिया आपको। m है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया अब तो मैंने। m मेरे पास क्या क्या हो सकता है इस केस में? m मेरा 1 भी हो सकता है और m मेरा नेगेटिव m-1 मेरा 0 भी हो सकता है और m-1 मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ से मेरे पास दो डोमेन कवर हुए कि m मेरे पास 1 भी हो सकता है और ये लेसर देन 0 भी हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दैट द पॉसिबल वैल्यूज फॉर m-1 लेसर देन इक्वल टू 0। ये आ गया। तो एक तो बोलता है कि भाई m पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा बोलता है कि भाई m जो है -1 m-, हाँ। तो इधर तो जो कंटिन्यूटी से तो मेरे पास आया था m भैया सिंपली पॉजिटिव होना चाहिए और ये बोल रहा है m-1 मेरा जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर ये क्या बोलता है कि m मेरा 1 से छोटा होना चाहिए। तो ये बोलता है 0 से बड़ा हो और ये बोलता है 1 से छोटा हो। तो कॉमन रीजन कितना आ गया इनका? 0 से 1 क्लोज सर्किल में ये आ गया। m अगर 0 से लेकर के 1 के बीच में कुछ भी होगा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस हो जाएगा मगर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ। चलिए इधर टाइम बाकी है, 4 मिनट और बाकी। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए आप। ये अच्छा एग्जांपल, ये हो जाएगा क्या? एफ ऑफ एक्स है आपका √4x² माइनस 12x प्लस 9। गडिंग लेस के बच्चे कल से अगर टाइम पर नहीं आए ना तो मैं क्लास में इनको बैठने नहीं दूंगा। आपके लिए बता दूं, कम से कम 3 से 4 दो बच्चे हैं इस समय वेटिंग रूम में, अभी अंदर नहीं आएंगे। कल से अगर आप लोग नहीं टाइम पे आए तो फिर आप लोग क्लास में नहीं आएंगे, ठीक है ना? बोल दीजिएगा सर ने मना कर दिया था कि टाइम पे नहीं आओगे तो मैं क्लास में नहीं घुसाऊंगा कल से। आप लोगों ने मजाक बना रखा है इसका। ये जो बच्चे नए हैं गडिंग लेस की, क्योंकि हमारे बच्चे तो आ जाते हैं टाइम पे, अगर आप लोग कल से टाइम पे नहीं आए तो फिर क्लास में नहीं आओगे आप। ठीक है, अगला है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चेक डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज्ड इंटरवल 1,2। भाई बेटा इसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, मगर इस फंक्शन को थोड़ा सा और हम और रिडिफाइन कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स, देखो ध्यान से देखना, 4x² माइनस 12x प्लस 9 ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो किसका बनता है? ये 2x माइनस 3 का परफेक्ट स्क्वायर ही है। तो रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर, तो ये मॉड में आएगा 2x माइनस 3। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्वेश्चन को। और ये ऐसे, और ये है cos π/2 और g पॉजिटिव, और ये ऐसा। और ये कब है? जब x आपका लेसर देन 1 है, ठीक है ना? जब x आपका लेसर देन 1 है, यस 1 से बड़ा है, छोटा है, ठीक है। 1 से लेकर 2 के बीच में आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी, ये है आपका फंक्शन, ठीक है ना? तो आगे देखते हैं इसमें, देखो इधर एफ ऑफ एक्स ये है आपका मॉड ऑफ 2x माइनस 3 और ये जी आई एफ ऑफ एक्स कब है? जब x आपका 1 से बड़ा है। 1 से 2 के बीच में, हमको केवल 1 से 2 के बीच में पूछा है, उसमें हम 1 से 2 के बीच में ही देखेंगे। और ये है cos π/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x मेरा 1 से छोटा है, इसने जो मेरे से पूछा है ना 1 से लेकर 2 के बीच में डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है, तो मैं 0 से लेकर के 1 के बीच में इसको डिफाइन कर देता हूँ कि ये मॉड ऑफ x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स कितना होगा? दीदी कितना होगा? x अगर मेरा 0 से लेकर 1 के बीच में तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ।
इसकी वैल्यू कितनी होगी? कितनी होगी? क्या सर, एक बार रिपीट कीजिए। मैंने ये बात बोली है, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, ये फंक्शन की डेफिनेशन दी है cos पाई बाय 2 मॉड ऑफ x माइनस, ये डेफिनेशन कब है? जब x मेरा ग्रेटर देन 1 है। उसने मेरे से डिफरेंशियबिलिटी 1 से लेकर 2 के बीच में पूछी है, तो मैं ग्राफ, क्योंकि 1 को कंसीडर किया जा रहा है तो 1 को कंसीडर मुझे करना पड़ेगा, तो 1 को कंसीडर करते ही नेक्स्ट इंटीजर मेरा कौन सा आता है? 0। तो मैं ग्राफ को मेरी समझ से 0 से लेकर 2 तक बनाता हूँ। तो 0 से लेकर 2 तक अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो 0 से लेकर 1 के बीच में तो ये ग्राफ डोमिनेट करेगा, उसके बाद ये आ जाएगा 1 से लेकर 2 के बाद। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर मेरा x ग्रेट 1 से छोटा है तो ये जो वैल्यू है मेरे पास मॉड ऑफ x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वाली वैल्यू, x मेरा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मॉड ऑफ x का ग्राफ ये होता है, मतलब 0 से लेकर के 1 के बीच में ये y इक्वल टू x का टुकड़ा होता है आपका सर GIF वो मॉड है ना? हाँ मॉड है। और ये 0 से लेकर के 1 के बीच में GIF का कौन सा टुकड़ा होता है? उसका भी यही टुकड़ा एक्टिव होता है, y इक्वल टू x, 0 हो जाएगा x जब मेरा 0 से लेके 1 के बीच में है तब। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, इधर देखिए आप, x मेरा 1 से बड़ा है, मैं 1 से लेकर 2 तक के बीच में की बात कर रहा हूं, तो 1 से लेकर के 2 तक के बीच में GIF कितना हो जाता है? 1 से लेकर के 2 तक के बीच में, सो GIF का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x